Hello friends, welcome to the session. If you want to become RBI Grade B officer in 2026 by giving RBI Grade B 2026 examination, or if you have already started the preparation for this examination, then there are some areas which you must know being a RBI Grade B aspirant. These areas include eligibility, pattern, syllabus, sources, cutoff, salary, expected notification, expected vacancies, and what are the timeline of different events की phase 1 कब होता है, notification कब आता है, phase 2 का result कब आता है, interview कब होता है, joining कब होती है. इन सारे areas को समझना बहुत जरूरी है. Reason being, this knowledge will help you to develop better understanding regarding this particular examination, and also it will help you to make some strategies which will ultimately help you to clear this particular examination. So next 1 hour में हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स कवर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट, ताकि यहाँ पर आप एक यू कैन से इक्विप्ड फील कर सके, ताकि यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर सके और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा सके. चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज एलिजिबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है. ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बट इफ यू डू नॉट हैव द आइडिया कि आप एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, इन दैट केस वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज, आपके एफर्ट, आपके टाइम सारे वेस्ट हो सकते हैं अगर आप एलिजिबल नहीं है. तो किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. तो यहां पे जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर हम दो एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, एक तो एज एलिजिबिलिटी और एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी. सबसे पहले अगर हम बात करें एज एलिजिबिलिटी की, तो एज एलिजिबिलिटी जो है वो बिटवीन 21 टू 30 ईयर्स होना चाहिए. ठीक है, जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 21 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, राइट. और लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया हुआ है, लाइक SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, एंड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स. एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर कोई ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लाइक एक्सिम बैंक, नबार्ड, NHB, सिडबी, नेफिड, अगर इनको ऐसा भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 33 ईयर्स का जो है आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है. 33 ईयर्स तक का मतलब 3 ईयर्स एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. अगर मान लीजिए आपको प्रोबेशन पीरियड को डिलीट करके, प्रोबेशन पीरियड को अगर हम एक्सक्लूड करके देखें, अगर आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन इन दैट केस यू विल गेट 2 एडिशनल ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन. अगर आपको 1 ईयर का है तो 1 ईयर का, अगर आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 3 ईयर्स का, लेकिन अगर आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तब भी आपको 3 ईयर्स का ही यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम इज 3 ईयर्स. ठीक है, अब दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है, राइट, और कोई टेक्निकल, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास विथ मिनिमम 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफ यू बिलोंग टू SC/ST और PWBD कैंडिडेट, इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, देन यहाँ पर आपको 50% का जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो है. अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो 60% मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आना है. बट सपोज आप ग्रेजुएशन में आपके इतने मार्क्स नहीं है, देन डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे या आप एलिजिबल नहीं है. आप पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. सो आपके पास PG होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 55% मार्क्स के साथ. ठीक है, लेकिन इफ यू बिलोंग टू SC/ST और PWBD कैटेगरी, देन इन दैट केस पासिंग मार्क्स विल हेल्प इन द पोस्ट ग्रेजुएशन. गॉट इट. बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि क्वालिफिकेशन जो दैट इज सिंपली ग्रेजुएशन. अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, 60% मार्क्स है, देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल. अगर ग्रेजुएशन है लेकिन 60% मार्क्स नहीं है या 50% मार्क्स नहीं है, एज द केस में भी, देन यू कैन अप्लाई थ्रू द पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल. Friends, before moving ahead, there is an announcement for you. If you are preparing for RBI Grade B examination, so here is a great announcement for you which will help you to prepare for this examination comprehensively as well as per the requirement of the examination. So we have come up with Oath of Success initiative on the occasion of Republic Day, and as a part of this initiative you can get our RBI Grade B course at just 7799 with 18 months of validity, that is 12 plus 6 months. But for that you need to use the code Prakash,
KASH, right? And this offer is not unlimited, rather this is valid till 27th of January. 27th of January तक यहाँ पर ये valid है. So hurry up guys, limited seats are available. Even if you are from the non-economics, non-finance background guys, do not worry. यहाँ पे हम चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. इनिशियल फोकस इज आपका यहाँ पर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, देन वी विल मूव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. एंड गाइज आप अगर आरबीआई के साथ साथ और दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा, देन यू मस्ट अवेल अवर सुपर पैक, जिसका पार्ट आरबीआई भी होगा और ये सारे एग्जाम्स भी होंगे. मतलब एक सिंगल पैक के थ्रू, एक सिंगल कोर्स के थ्रू यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली. यू आर नॉट सपोज टू सब्सक्राइब सेपरेट कोर्सेज फॉर द separate examination, right? So as a part of this oath of success sale guys, this super pack is available at just 9799 with 12 plus 6 months of validity. And again for this also you need to use the code Prakash. And guys validity के बारे में मैंने आपको बता ही दिया that this is valid till 27th of January. So this is a great opportunity अगर आप यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो, बिकॉज इसके बाद फिर यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट? बात करते हैं पैटर्न की. पैटर्न इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पैटर्न विल हेल्प यू टू मेक सम स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है ये 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू. सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की. फेज 1 में यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स आर देयर, लाइक जनरल अवेयरनेस, reasoning ability, English language and the quantitative aptitude. Number of questions are also decided. यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, मतलब 200 मार्क्स का आपका कंपोनेंट होता है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन वाइज भी डिवाइडेड है. लाइक जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, रीजनिंग एबिलिटी में 60 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 एंड ईच कैरिंग 1 मार्क्स. तो यहाँ पे आपको इक्वल 80 मार्क्स का जीए, 60 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज 30 एंड क्वांट आपको 30 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 200 मार्क्स. टाइम एलोकेशन इज ऑल्सो फिक्स्ड हियर. फॉर जनरल अवेयरनेस यू विल बी हैविंग 25 मिनट्स. फॉर रीजनिंग एबिलिटी यू विल बी हैविंग 45 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट्स, कॉन्ट के लिए आपको यहाँ पर 25 मिनट्स मिलेंगे. सो टोटल यू विल गेट 120 मिनट्स विच मीन्स 2 आवर्स. तो आपको 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है कि क्या 200 क्वेश्चंस जो है वो आप 120 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं. बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आरबीआई में सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते गाइस. आप अगर जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम. एंड ऑल्सो यहां पर जीए के सेक्शन में यू विल जस्ट हैव 25 मिनट्स, और 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाना इज आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि 25 मिनट्स तो आपको क्वेश्चन पढ़ने और देखने में निकल जाएंगे, राइट? तो यही स्ट्रेटेजी आपको बनानी है दैट यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस. 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस नहीं, आपको उतने अटेम्प्ट नहीं करने हैं. यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो. व्हाई? Because the marks of phase 1 are not considered for the purpose of your final selection. यहाँ पे this is just an elimination stage. यहाँ पर कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स को फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे योर फोकस शुड बी ऑन द कट ऑफ. आपको यहाँ पर 200 आउट ऑफ 200 नहीं स्कोर करना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है. बट हाँ, अगर आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए आपको टाइम, एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो एफर्ट आपका कहीं ना कहीं फेज 2 की कॉस्ट पर होगा और इंटरव्यू की कॉस्ट पर होगा. ठीक है, अभी हम कट ऑफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपोनेंट को फेज 1 में कवर करने की. मूव करते हैं गाइस फेज 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आप ये समझे कि सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ भी होता है. मतलब आपको हर सेक्शन का भी अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, एंड ओवरऑल भी एक कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है. एंड बेस्ड ऑन बोथ द कट ऑफ यहां पे शॉर्टलिस्टिंग होती है कैंडिडेट की फॉर द फेज 2. नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, 1/4 ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड. तो यहां पर अभी हम कट ऑफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कितना कट ऑफ रहा है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए. फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में 3 पेपर्स आर देयर: इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट. यहां पर 50% ऑब्जेक्टिव होता है, 50% डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, दोनों ही ईएसआई और एफएम वाले पेपर में. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव वाला एलिमेंट होता है. फॉर दैट 90 मिनट्स आर गिवन. यहाँ पे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे: एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ईएसआई की बात करेगा तो ईएसआई में 50% जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स. 30 मिनट्स का टाइम
आर एलोकेटेड हियर, 30 मिनट्स आपको यहाँ पर एलोकेट किए जाते हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 होते हैं। सो 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क, ठीक है। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50 मार्क्स, राइट। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट की, तो डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट इज अगेन ऑफ 50 मार्क्स, 90 मिनट्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एंड 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लेकिन आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, राइट। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50 मार्क्स अगेन। सेम पैटर्न इज फॉलोड इन द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन एज वेल। सो टोटल 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर फेज 2 का एग्जाम होता है। फॉर दैट यू विल हैव 5 hours 30 मिनट्स। यहाँ पर कंटिन्यूटी में एग्जाम नहीं होता है, एक पेपर के बाद आपको यहाँ पर गैप मिलता है, हर पेपर के बाद नहीं, 2 पेपर एक साथ होते हैं और एक पेपर में आपको बीच में गैप प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली 5 hours 30 मिनट्स कंटिन्यूटी में बैठना, वो भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, दैट इज अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक पेपर में आपको गैप दिया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क्स की फॉर द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ओनली, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो जो यहाँ पे 50% का ऑब्जेक्टिव है ESI में एंड FM में, यहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। मूविंग ऑन टू द फेज 3, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू जो है, दैट इज candidates will be shortlisted for the interview based on aggregate marks obtained in phase 2, that is paper 1, paper 2 and paper 3, right। तो यहां पर phase 1 का कोई भी रोल नहीं है, phase 1 का सिर्फ इतना रोल है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है phase 2 के लिए एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड इन द phase 1। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमिनेशन स्टेज है, वहां पर किसी भी तरीके से मार्क्स का कंसिडरेशन होता नहीं है यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो जो कंसिडरेशन होता है वो आपका यहाँ पर phase 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं एंड यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, मतलब आउट ऑफ 375 मार्क्स आपको जो है यहाँ पर मेरिट जो है वो तैयार की जाती है। गॉट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। नाउ अब गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजों को कवर करना है, राइट। क्योंकि देखिए, अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स, अगर मैं बोलूँ सोशल इश्यूज, इफ आई टेल फाइनेंस मैनेजमेंट, तो अपने आप में ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है, बट क्या यू हैव टू कवर दीज सब्जेक्ट्स इन देयर इंटायरिटी? द आंसर इज नो। यू हैव टू कवर दीज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो हाउ यू वुड नो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट you will get to know through the syllabus. Syllabus is very very important guys. You have to take the print out of the syllabus और उसको अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए and go through it again and again so that कुछ टाइम में आपको सिलेबस के एक एक टू टॉपिक्स में पूरे याद हो जाए। Along with the syllabus we will also be covering इन दिस सेक्शन कि कौन कौन से सोर्सेज से आप इन सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 कंपोनेंट्स की। फेज 1 में अगेन 4 कंपोनेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं बात करूं टॉपिक्स ऑफ फेज 1 आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस, ठीक है। फेज 1 के जो टॉपिक्स हैं, फेज 1 के जो कंपोनेंट्स है, उसका सिलेबस यहां पर डिकोड नहीं किया हुआ है, सो दैट वी हैव डिकोडेड फॉर यू हियर। द 4 कंपोनेंट्स आर देयर, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो आपका 30 मार्क्स का होता है। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। Topics are HCF and LCM, number system, percentage, ratio proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, partnership, problems on ages, average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and streams, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and mensuration 3D। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। आपने अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लिया गाइस, तो इनकी हेल्प से आप इजीली जो है क्वांट का जो आपका कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक्स आपको पढ़ना कहां से है? फॉर दैट यू कैन रेफर अरुण शर्मा और यू कैन रेफर डॉक्टर RS अग्रवाल। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप रेफर करेंगे, सो दैट विल बी हेल्पिंग यू। सो अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, देन यू कैन रेफर अरुण शर्मा। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इफ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड RBI इज गोइंग टू बी फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन इन दैट केस यू कैन रेफर डायरेक्ट डॉक्टर RS अग्रवाल, क्योंकि ये बेसिक से यहां पर होता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, दैट यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलवेज। सो व्हाट यू हैव टू डू अल्टीमेटली, यू हैव टू कवर वन टॉपिक
उस टॉपिक के बाद यू हैव टू रेफर द PYQs, देन यू विल गेट टू नो कि वेदर यू हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट, वेदर यू हैव कवर्ड दिस टॉपिक एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, राइट। अगर आप PYQs अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, विच मीन्स यू हैव कवर्ड इट करेक्टली। अगर नहीं कर पा रहे मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन और उसको आपको एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए कवर करना। देखिए क्योंकि जो टॉपिक्स हमने क्वांट में देखे हैं वो टॉपिक्स तो आपके क्लरिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी रहते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होते हैं, राइट। टॉपिक्स तो वही रहते हैं लेकिन डेप्थ किस लेवल का रहता है दैट यू विल गेट टू नो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर। तो वो PYQs आपको हमेशा रेफर करने हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में अगेन यहाँ पर दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। 60 मार्क्स का आपको कंपोनेंट होता है। अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। किन सोर्सेज से कर सकते हैं? सो द बेस्ट सोर्सेज बेसिकली डॉक्टर RS अग्रवाल अगेन फॉर दिस रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन अगेन एज यूजुअल आपको PYQs तो रेफर करने फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है, ताकि यू विल गेट टू नो कि वेदर यू हैव कवर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन और नॉट। इंग्लिश सेक्शन में बढ़ते हैं तो इंग्लिश सेक्शन में आपका अगर 30 मार्क्स का कंपोनेंट है, यहाँ पे these all are the topics that you have to cover: parts of speech, structure of sentence, subject verb agreement, nouns, pronouns, verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms, and the one word substitution. These topics you have to cover here in the English language category में। sources की बात करें तो यहाँ पे you can refer this book of SP बख्शी जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है, या आप इसको रेफर कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड बुक। या कोई और भी सोर्स आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स जो है ये बेसिक ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, तो यहाँ पर आप इनको आराम से किसी भी कोई और बुक आपको लगती रेफर कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा सोर्स रेफर करना चाहिए, देन यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको करना ही करना है। मूविंग ऑन टू जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस से बात करेगा तो यहाँ पे दो कैटेगरीज होती है, एक तो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस और एक होता है आपका करंट अफेयर्स वाला, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक का वेटेज है वो काफी कम है, अराउंड यू कैन से 10 मार्क्स के आसपास, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर्स से ही डिकोड किया जाता है, ठीक है, वहीं से निकाला जाता है। सो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टैटिक वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जो हमारा मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है होने वाला है, राइट, फेब मंथ में, फेब 2026 में, राइट। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो ICC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, राइट। सो दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिक, लेकिन वो करंट अफेयर से पूछा गया आपसे, करंट अफेयर से वो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है और उसके बाद डिराइव करके आपसे पूछा गया, ठीक है। बट करंट अफेयर्स में देयर आर मल्टीपल सेक्शंस इन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत ब्रॉड है करंट अफेयर्स RBI ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे यू नीड टू कवर स्कीम्स, रिपोर्ट्स, RBI notifications, press releases and annual report, union budget and economic survey, ESI current affairs, finance current affairs and other current affairs। ये सारे एरियाज आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर आप जाकर RBI के करंट अफेयर्स को टैकल कर पाएंगे। एंड करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस करंट अफेयर्स is in phase 1 also, you will find it in phase 2 also, and also in the interview आपसे करंट एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, फेज 1 ऑब्जेक्टिव में, हर जगह ये आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि देयर इज अ कंप्लीट ओवरलैप, ठीक है। अगर मैं इस कैटेगरी को हटा दूं, अदर करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी को लास्ट में हटा दूं, सो ऑल दीज एरियाज, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, दे वुड बी आस्क्ड इन द फेज 2 आल्सो, राइट। तो करंट अफेयर्स आपको एक बार पढ़ना है एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू अक्रॉस ऑल द स्टेजेस ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे एनी ऑफ द न्यूज़पेपर आई हैव मेंशन्ड हियर द हिंदू। आप हिंदू के अलावा यहाँ पर कोई भी हिंदू भी पढ़ सकते हैं, लाइव मिंट पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं। तो एनी वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे पढ़ने हैं, इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर आपको एक रेफर करना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने का सिर्फ ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है, रादर न्यूज़पेपर पढ़ने का ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आई हैव टू
डेवलप माई ओन ओपिनियन, आपको वहां पे एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ना है, सो दैट यू विल डेवलप योर ओन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज गोइंग ऑन, एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू इन द आंसर राइटिंग एज वेल एज इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो दोनों ही एस्पेक्ट से अपने आप को एक मोर यू कैन से इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर सिटीजन बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर रेफर करना है। अलॉन्ग विद दैट पीआईबी आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपको यहाँ पर जो वेबसाइट है वो रेगुलरली यहाँ पर रेफर करना है। डेली यहाँ पर जो है न्यूज़ है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट तो आपको रेफर करना ही करना है, ठीक है, जो हमारे ईयरली डॉक्यूमेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपको आरबीआई की वेबसाइट भी रेफर करनी है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फाइनेंस, करंट अफेयर्स और आरबीआई अपडेट्स वाली चीजें जो है वो यहाँ पर आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फेज 2 कंपोनेंट, फेज 2 के कंपोनेंट की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। तो फेज 2 में यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। गाइस अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है वो, क्योंकि दिस इज प्योरली स्टैटिक, इसमें कुछ भी करंट अफेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज प्योरली स्टैटिक एंड यहाँ पे टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन तो आपको लगेगा मैनेजमेंट बोरिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू विल ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स, मेमोराइज द कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। जब मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे होंगे तब आपको यहाँ पर उसे प्रैक्टिकलिटी में समझना है, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ना कि आपको यहाँ पे उसे मेमोराइज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैस्लो थ्योरी हो गई, मैस्लो की नीड थ्योरी हो गई, तो अगर आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इफ यू विल ट्राई टू मेमोराइज इट, देन आप कुछ टाइम में उसे भूल जाएंगे। बट एक बार आपने उसे समझ लिया, वहां पर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पर चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट में रिवीजन में आपको सबसे कम टाइम लगेगा, बिकॉज प्योरली स्टैटिक है, और एक बार आपने डेवलप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, देन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज बाइफरकेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जहां पर मल्टीपल टॉपिक्स मेंशन्ड है, देन एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दीज टू आर द बाइफरकेशन अंडर द मैनेजमेंट सेक्शन। एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है, बिकॉज सिंस यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, अभी आपके पास बहुत टाइम है आरबीआई 2026 की प्रिपरेशन के लिए। सो डू नॉट फोकस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एवरी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन, गाइज आपको वो सारे टॉपिक्स करने, बिकॉज राइट नाउ फॉर यू एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट हम कब देखते हैं, जब एग्जाम अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है, एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले। लेकिन राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस। गॉट इट? कैसे करना है? वेरी गुड बुक, एल एम प्रसाद, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसको रेफर करिए। लेटेस्ट एडिशन रेफर करना, जब भी आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, दिस इमेज माइट नॉट बी द लेटेस्ट वन, तो आपको जब भी यहाँ पर रेफर करना है, लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर रेफर करना है। फॉर द सेकंड पार्ट आप यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यू कैन सिंपली रेफर BN घोष। लेकिन आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी रेफर करना है गाइस, एज आई टोल्ड यू कि प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से यू विल गेट टू नो कि आपने किसी भी कंसेप्ट को सही तरीके से कवर किया है या नहीं किया है, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ एलिमेंट्स आर देयर। तो जब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी है, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट भी है, देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। मूविंग ऑन टू द फाइनेंस, अब यहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि हम फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो क्या यहां पर हम इस पर्टिकुलर पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं? गाइज रीड द नेम ऑफ द पेपर, जनरल फाइनेंस। इट इज रिटन जनरल फाइनेंस, इट इज नॉट द कोर फाइनेंस। ये वो फाइनेंस नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं। नो, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दिस इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अलग है। तो यहां पर यू रीड द टॉपिक, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि ये टेक्निकल है या नहीं। लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, functions of RBI, banking system in India, recent development in global financial system, ठीक है, नॉन बैंकिंग सिस्टम, देन यहां पर देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं, राइट, जो आपको मजा भी आएगा यहां पर समझने में, पढ़ने में, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा। टेक्निकलिटीज बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम टेक्निकलिटीज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। सो अगर आपके मन में ये फियर है कि मैंने कभी फाइनेंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, सो गेट रिड ऑफ दैट फियर, बिकॉज हियर यू आर नॉट गोइंग टू कवर द कोर फाइनेंस। यहाँ पे जनरल फाइनेंस है, जनरल टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे अकाउंट्स के मिलेंगे, अकाउंटेंसी के मिलेंगे, जो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकते हैं इफ यू आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। बट अगेन आराम से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो हर साल आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं और इसी सिलेबस को कवर करके बनते हैं। सो इफ दे कैन डू इट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। सोर्सेस की बात करें तो फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, जैसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक का वेटेज कम है, अराउंड यू कैन से करंट अफेयर्स का वेटेज कम है, अराउंड 25%, स्टैटिक का वेटेज अराउंड यहाँ पे 75% है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपको स्टैटिक के लिए कौन से सोर्सेस रेफर करने हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इंडियन इकोनॉमी,
बाय रमेश सिंह, ये आपको हेल्प करेगी आपके ईएसआई वाले सेक्शन में भी, एंड ऑल्सो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो रेफर करना ही करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको यहाँ पर फाइनेंस में, मैनेजमेंट में आपको कहीं भी एक ऐसी पर्टिकुलर सिंगल बुक नहीं मिलेगी जहां पर यू कैन फाइंड ऑल द टॉपिक्स, राइट? सो यू हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स, लेकिन हर टॉपिक के लिए एक ही बुक रेफर करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ रहे, नो, दैट इज अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। आपको एक टॉपिक तो एक बुक से पढ़नी, तो आपको यहां पर फिल्टर आउट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कि इस पर्टिकुलर बुक में जो भी टॉपिक्स है आपने उसे फिल्टर आउट कर लिया, इस बुक में जो भी टॉपिक्स है आपने उसे फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बात करते हैं फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्सेस आपको रेफर करने हैं, तो आरबीआई की वेबसाइट, सो आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस आपको आरबीआई की वेबसाइट से मिलेगी, दैट यू हैव टू रेफर एनी ऑफ द न्यूज़पेपर आई हैव रिटन हियर, लाइव मिंट, द सेम यू कैन से हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए। साथ ही साथ यूनियन बजट, राइट, एनुअल रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, अगेन यू विल फाइंड ऑन आरबीआई वेबसाइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगेन यू विल फाइंड ऑन आरबीआई वेबसाइट। रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, अगेन यू विल फाइंड इट ऑन आरबीआई वेबसाइट, राइट? तो आरबीआई वेबसाइट इज अ वेरी गुड सोर्स हियर फॉर द फाइनेंस करंट अफेयर्स, जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द फाइनेंस करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बट अगेन डू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर, नॉट फॉर द पर्पस की क्वेश्चंस वुड बी रिपीटेड, rather for the purpose, for the objective, that through the previous year paper you will get to know that what kind of questions are drafted here from any given information। तो किसी भी इंफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, सो वेन एवर यू गो थ्रू द फाइनेंस करंट अफेयर्स यू विल गेट टू नो यस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट? सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो ईएसआई के लिए अगेन ईएसआई इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज हियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। सो अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी नहीं है गाइस, तो भी यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज हियर यू आर नॉट गोइंग टू कवर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थोड़ा सा टेक्निकल है। यहां पर आप चीजें थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाली कवर करने वाले हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी लर्निंग एक्सपीरियंस भी। यू कैन रीड द टॉपिक हियर लाइक मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, sustainable development and environmental issues, similarly monetary policy, fiscal policy, balance of payment, right? So these topic you will find here, but again very interesting. So again you have to you have to cover all the topics here, सारे topics आपको cover करने हैं, and for that you can refer Indian economy की रमेश सिंह आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, the same book that would be helping you in the finance component also, और ESI वाले component भी। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक की, क्योंकि यहाँ पर ESI is again divided into 2 categories, करंट में और स्टैटिक में, ठीक है? तो यहाँ पर करंट का वेटेज काफी ज्यादा है, यू कैन से अराउंड 70% के आसपास, एंड यहाँ पे 30% के आसपास स्टैटिक का वेटेज है। क्या इसका मतलब है कि आपको स्टैटिक छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, and also it is asked in the descriptive part, some of the questions you will find in the objective part, and most importantly in the interview guys आपसे स्टैटिक कंसेप्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ there is then change in the repo rate, so it can be asked in the interview की what is the effect of changing in the repo rate, why RBI changes the repo rate, ठीक है? what objectives RBI want to achieve through changing repo rate। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं समझ में आएगा। this conceptual understanding you will develop when you cover the static part only, ठीक है? So along with the PYQs you can refer these sources that would be helping you to cover the syllabus। बात करें करंट एस्पेक्ट ऑफ ESI वाला जो हमारा पोर्शन है, यहां पर आपको एक न्यूज़पेपर तो रेफर करना, सेम न्यूज़पेपर दैट वुड बी हेल्पिंग यू अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड यहां पर PIB इज अ वेरी गुड सोर्स है। PIB आपको रेगुलरली रेफर करना सो दैट यू कैन प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट तो आपका रहेगा ही। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हैं गाइस, दैट इज द थर्ड पेपर इन द फेज 2 ऑफ आरबीआई गेट बी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देर इज नो बुक विच यू कैन रेफर हियर, रादर सिंपली यहाँ पर आपको बेसिक गाइडलाइन समझनी है विद रिस्पेक्ट टू द एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको यहाँ पर बेसिक चीजें समझनी है, ठीक है जी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि प्रेसी राइटिंग में आपको यहाँ पर सिंगल पैराग्राफ में ही सारा आंसर कंप्लीट करना होता है। सो बेसिक गाइडलाइन समझिए, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। एडिटोरियल वाला जो सेक्शन आप न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, आप उसे भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। grammarly.com का यूज करिए ताकि यहाँ पर आपको ये पता चले कितनी मिस्टेक्स आप यहाँ पर कमिट कर रहे हैं। वर्ड लिमिट को फॉलो करिए, इवैल्यूएशन करवाइए किसी से ताकि ये पता चले, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं सिर्फ हम अपना ही यहाँ पर जो फ्रेमवर्क होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हम यहाँ पर प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन आप जब किसी और से इसे इवैल्यूएट कराते हैं तो वो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाता है कहाँ कहाँ पर इसमें वीकनेसेस हैं जो आपको इंप्रूव करनी है। देन ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स को यहाँ पर अवॉइड करने की जरूरत है। तो इन चीजों को याद रखेंगे।
डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप ईएसआई, फाइनेंस, करंट अफेयर से ले रहे होंगे, दोज इन्फॉर्मेशन यू कैन यूटिलाइज इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज तो आपके पास काफी कुछ रहेगा जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की सैलरी एंड अलाउंसेस, यहाँ पर कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या सैलरी होती है वंस यू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। अगर आप यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन रहे हैं तो उसके बाद कितनी सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है गाइस। बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, तो यहाँ पर बेसिक पे इज 78,450 रुपीज। ग्रॉस पे की बात करें तो दैट इज 1,60,000। आइए, क्या इतना ही मिलेगा? जी नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम अभी, जो यहाँ पर हमने 1,60,000 की बात की, यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल परक्विजिट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, ये सारे ही अलाउंसेस आपको मिलेंगे। लेकिन इतना ही नहीं गाइस, इसके अलावा सम पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर आल्सो देयर, जो आपको मंथली बेसिस पर मिलेंगे, कुछ ईयरली बेसिस पर मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल अलाउंस हो गया, मोबाइल फोन मेंटेनेंस हो गया, टेलीफोन हो गया, हाउस हेल्प हो गया, इनका कितना अमाउंट आपको मिलता है। सो पेट्रोल अलाउंस का यू विल गेट ऑन अ मंथली बेसिस 21,000 रुपीज, इक्विपमेंट अलाउंस के 2,000 रुपीज, टेलीफोन के लिए 1,400 पर मंथ, हाउस हेल्प के लिए यू विल गेट 6,500 रुपीज पर मंथ, इंटरनेट के लिए यू विल गेट 3,500 पर मंथ, न्यूज़पेपर के लिए 900 रुपीज पर मंथ, ठीक है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 13,500 रुपीज, अगर आपके चिल्ड्रन है तो। अगर चिल्ड्रन नहीं है देन यू कैन नॉट क्लेम दिस चिल्ड्रन एजुकेशन। सो दिस मेक्स द टोटल ऑफ अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ एडिशनली, जो हमने वहां पर देखा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर हाउस अलाउंस को भी आपको मिल सकता है 75,000 रुपीज का। बट इफ यू आर अवेलिंग the accommodation provided by the RBI, then in that case you cannot claim this house allowance. If you are not availing the accommodation provided by RBI, then in that case you can claim this house allowance worth rupees 75,000, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो आपको क्वार्टरली बेसिस पर भी मिलते हैं, कुछ 2 इयर्स में एक बार मिलते हैं, कुछ 5 इयर्स में एक बार मिलते हैं। तो इनकी ईयरली और मंथली वैल्यू भी देखते हैं, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली आपको लगभग लगभग कितना अमाउंट ईयरली बेसिस पर मिल सकता है। सो यहाँ पे बेनिफिट्स में है सोडेक्सो, जो आपको क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है 15,000 रुपीज का, ठीक है, जिसकी ईयरली वैल्यू होती है आपकी 60,000 रुपीज। मंथली वैल्यू कन्वर्ट करें सो दैट इज 5,000 रुपीज। मोबाइल की बात करें, सो मोबाइल के लिए एवरी 2 इयर्स में यू विल गेट 40,000 रुपीज, ताकि आप अपना मोबाइल भी यहाँ पर अपग्रेड करते रहें। 20,000 इसकी ईयरली वैल्यू हो जाती है एंड 1,670 रुपीज आपकी मंथली वैल्यू। स्पेक्टिकल्स के लिए भी यहाँ पर 13,000 इन एवरी 2 इयर्स, मंथली वैल्यू, ईयरली वैल्यू 6,500, मंथली वैल्यू इज 540। लीव फेयर कंसेशन आपको मिलता है 2 साल में 1,24,000, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी ईयरली वैल्यू आती है 62,000 रुपीज, मंथली वैल्यू आती है 5,170। फर्नीचर की बात करें तो 5 इयर्स में 3,25,000 रुपीज आपको मिलते हैं, ताकि यहाँ पर आप अपने फर्नीचर को भी अपग्रेड कर सकें। इसकी ईयरली वैल्यू अगर कंप्यूट करें सो दैट इज 65,000 रुपीज, मंथली वैल्यू 5,400 रुपीज। बुक ग्रांट 8,000 रुपीज यहाँ पर आपको मिलता है ईयरली बेसिस पर, मंथली वैल्यू 7,670। ब्रीफ केस आपको यहाँ पर 9,500 अलाउंस मिलता है, बट आज के टाइम पर कोई ब्रीफ केस यूज नहीं करता। बट यस, यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो एकदम ऑफिसर वाली वाइब ले सकें। सो 9,500 रुपीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और मंथली वैल्यू 790 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अलाउंसेस आपको 2 इयर्स में, 5 इयर्स में पे किए जाते हैं, उनका आपको ईयरली या मंथली बेसिस पर आपको अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक्चुअल अमाउंट अगर हम ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं। तो ईयरली बेसिस में यू विल गेट 2,31,000 अगेन एडिशनल यहाँ पर, जिसकी मंथली वैल्यू होती है अराउंड 20,000 रुपीज। तो यहां पर अगर हम टोटल इसको क्लब करें सबको गाइस, तो हाउ मच यू विल गेट, कितना आपको यहां पर अमाउंट मिल सकता है। सो 1,60,000 जो हमने यहां पर देखा था, दिस इज द अमाउंट, राइट। उसके अलावा यहां पर उसके अलावा यू विल गेट अराउंड 48,800 रुपीज आपको यहां पर ये मिलेगा, जो मंथली अलाउंसेस रहेंगे, ठीक है। उसमें से मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है, 75,000 मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे तो वो भी इंक्लूड यहां पर हो जाएगा। देन ईयरली वाला जो हमने देखा था पर्क्स एंड अलाउंसेस, उसको हमने यहां पर ऐड कर दिया। दैट मेक्स द टोटल ऑफ 2,28,000 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है, जिसकी ईयरली वैल्यू निकाले सो 27,36,000। और इसमें अगेन आई वुड रिपीट कि दिस 75,000 इज एक्सक्लूडेड हियर, ठीक है जी। लेकिन एक चीज यहां पर ये समझना है कि ये अमाउंट ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में आएगा, आपसे कुछ डिडक्शंस पे होते हैं, आपको एनपीएस पे करना पड़ता है, आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है, छोटे मोटे और भी डिडक्शंस होते हैं। तो वहां पर अगर आप उसे कंसिडर करेंगे तो यहां पर आप मान सकते हैं कि ईयरली बेसिस पर आपके लगभग 4-5 लाख का डिडक्शन वहां पर आपका हो जाता है, ठीक है। एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ अराउंड
आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मंथली बेसिस पर आप यहाँ पर बोलेंगे तो लगभग यहाँ पे यू कैन से 30-40,000 का आपको एडिशनल डिस्काउंट एडिशनल आपको यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ अराउंड यू कैन से 1,80,000 to 2,00,000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ बेसिस पर आपको इतना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो कट ऑफ समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ देखकर ही यहां पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि यहां पर आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। कट ऑफ को यहां पर हम देखते हैं तीनों फेजेस के, फेज 1, फेज 2 एंड द फाइनल कट ऑफ। फेज 1 की कट ऑफ की बात करेगा तो इसको हम यहाँ पर 2021 के बाद से देखेंगे, क्योंकि वहां से ट्रेंड भी चेंज हुआ था, पैटर्न भी चेंज हुआ था। ठीक है, उससे पहले कट ऑफ काफी ज्यादा रहती थी, बट यहाँ पे देखिए 2021 से अगर हम देखें सो ओवरऑल कट ऑफ जो है आपके फेज 1 की दैट इज 66.75 इन 21, 22 में 63.75, 23 में 54.25, 24 में 67 एंड यहाँ पे अभी पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी 2025 फेज 1 एग्जाम की रही है विच इज 77.5 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 200 आई एम सेइंग। ठीक है, सोचिए आउट ऑफ 200 मार्क्स 77.5। क्या आप इतना स्कोर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों एलिमिनेट हो जाते हैं? क्योंकि उनका जो अप्रोच है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही तरीके से नहीं रहती गाइस। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम को, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें थ्रू आउट द ईयर फेज 1 पढ़ना है, ठीक है, वो फेज 2 को यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं। फेज 1 में भी वो पढ़ते हैं किस तरीके का बैंकिंग के लेवल का यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो करते हैं, बट यहाँ पे बैंकिंग से एक लेवल ऊपर है, राइट। अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ देखेंगे सो आउट ऑफ 80 जनरल अवेयरनेस में यू कैन सी 16, 12, 12, 20 एंड 24 दिस इज द हाईएस्ट इन द प्रीवियस 5 years। इंग्लिश की बात करें तो अगेन 6, 4.5, 4.5, 7.5, अगेन 9 दिस इज द हाईएस्ट इन द प्रीवियस 5 years। कॉन्ट की बात करें तो 6, 4.5, 4.5, 7.5, 9 मार्क्स अगेन हाईएस्ट। और रीजनिंग की बात करें तो 12, 9, 9, 15 और 18। अब मुझे एक चीज बताइए, जो इंडिविजुअल आपको सेक्शनल कट ऑफ यहां पर दिख रहे हैं गाइस, क्या आप ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं स्कोर कर पाएंगे? आई एम सेइंग आउट ऑफ 80 कांट यू स्कोर 24 मार्क्स? इंग्लिश 9 आउट ऑफ 30 नहीं ला सकते हैं क्या? कॉन्ट 9 आउट ऑफ 30 नहीं ला सकते हैं क्या? रीजनिंग में 60 मार्क्स में से 18 मार्क्स नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। देन प्रॉब्लम कहां पर है? कहां पर यहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक हो रही है आपकी स्ट्रेटेजी में, और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ना उसे हम मीट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आई टोल्ड यू कि यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पीवाईक्यूज रेफर करेंगे सो यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, और उसको मीट करते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, बिलीव मी आप बहुत आसानी से इन कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 में यहां पर अभी 2025 का एग्जाम हुआ है, अभी यहां पर इसका रिजल्ट आया है, अभी यहां पर इसके कट ऑफ रिलीज नहीं किए गए, वो आपके फाइनल रिजल्ट के बाद ही आएंगे। बट अगर हम बात करें प्रीवियस 4 ईयर से कट ऑफ की, सो आउट ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 300 मार्क्स यहां पर यू कैन सी कि आपका जो कट ऑफ रहा है 187.5 मार्क्स, 171.5 मार्क्स, 169 मार्क्स, 173.50, इस तरीके से आपका कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो क्या आप यहां पर इतने स्कोर नहीं कर सकते हैं क्या गाइस? टेल मी। सो अगर यहां पर देखिए, अगर आप यहां पे 60% मार्क्स लेकर आ रहे हैं इन द फेज 2 में, अगर आप 60% मार्क्स लेकर आ रहे हैं विच मींस यू वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं गाइस, ये कट ऑफ आपको माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट कैंडिडेट के कट ऑफ होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आपको फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में तो लेना है। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आएंगे सो आउट ऑफ 375 आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन आपके पास बच जाएगा जो आपको स्कोर करना पड़ेगा। सो इसीलिए इस कट ऑफ को मत देखिए, आपका जो टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 200 मार्क्स। आपका जो टारगेट है वो 200 मार्क्स के आसपास होना चाहिए कि मुझे फेज 2 में 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप वो कर पाएगा इस विच इज अराउंड यू कैन से 67% के लगभग, अगर आप वो कर पाए तो बिलीव मी आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि फेज 2 में क्या पूछा जाएगा, यू हैव कंट्रोल ओवर इट बिकॉज यू हैव द सिलेबस, राइट। बट इंटरव्यू कैसा रहेगा, इंटरव्यू व्हाट एरियाज आर गोइंग टू बी कवर्ड, वो आपका कंट्रोल नहीं है एंड दैट वुड पोज द चैलेंज देयर। सो इसीलिए जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी को आप यहां पर कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर जितनी डिपेंडेंसी आपकी फाइनल इंटरव्यू पर रहेगी उतनी ही प्रॉब्लम आपको यहां पर बाद में जाएगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो यहां पर 252, 234, 229, 226 लगभग ये हमारा जो है कट ऑफ रहा। मतलब यहां पर अगर आप फाइनली स्कोर करें, अगर फाइनली आप देखें तो एक्सेप्ट 2021 दैट इज 235 के नीचे ही कट ऑफ रहा है फाइनल सिलेक्शन वाला। तो देखिए अगर आप यहां पर 200 मार्क्स यहां पर स्कोर करेंगे, ठीक है, इन द फेज 2,
और उसके बाद 75 मार्क्स में आपके ऊपर जो प्रॉब्लम रहेगा, वो आपके ऊपर जो बर्डन रहेगा वो सिर्फ 35 मार्क्स के आसपास लाने का रहेगा। अगर आप यहाँ पर कम मार्क्स लेकर आते हैं, अगर आप यहाँ पे 175 मार्क्स के आसपास लेकर आ रहे हैं गाइस, तो हो सकता है कि फेज 2 आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आपको फेज 3 के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50 to 55 मार्क्स आउट ऑफ 75 लाना पड़ेगा, विच इज अ चैलेंजिंग टास्क। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस शुड बी योर टारगेट स्कोर, कि आपको यहाँ पर 235 240 के यहाँ पर फाइनल कट ऑफ, फाइनल स्कोर लाना है, और आपका जो फेज 2 का है वो आपको 200 आउट ऑफ 300 का टारगेट स्कोर रखना है। राइट गाइस, बात करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट साइकिल की, कि रिक्रूटमेंट साइकिल कैसा होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। राइट, रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करें गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जब प्रीवियस बैच हमारा ज्वाइन कर लेता है, राइट, फॉर एग्जांपल अभी 2025 का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिनके इंटरव्यू होंगे, जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, व्हेन दे वुड बी ज्वाइनिंग, उसके 2 मंथ के बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जाएगा। 2 मंथ्स के बाद, मतलब 2 मंथ से एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं। आई एम गिविंग यू द रफ आइडिया, ठीक है जी। देन उसके बाद 7 डेज के बाद यहाँ पर वेबसाइट में नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जाता है। देन 21 डेज तक यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर स्टार्ट रहता है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने के बाद। फिर लगभग 30 डेज के बाद यहाँ पे फेज 1 का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है गाइस। एंड उसके 10 डेज के बाद यहाँ पर जो है वो फेज 1 एग्जाम यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। मतलब आप एक चीज देखिए कि जब वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है उसके बाद रफली यू वुड बी हैविंग 60 डेज का टाइम, 30 प्लस 10 40 एंड 20 60। मतलब जनरली ये है कि जब वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है उसके लगभग 60 डेज के बाद आपका फेज 1 होता है, ठीक है। इट कैन बी 50 डेज ऑल्सो, इट कैन बी 55 डेज ऑल्सो, बट आई एम गिविंग यू द रफ आइडिया, राइट। उसके बाद बेसिकली व्हाट विल हैपन दैट आफ्टर फेज 1 अराउंड 14 डेज के बाद आपका लगभग फेज 1 का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होता है। देन उसके 21 डेज के बाद फेज 2 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है गाइस, राइट। देन अराउंड 25 डेज आरबीआई विल टेक टू रिलीज द रिजल्ट। इस साल थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है इन्होंने, ठीक है जी, बट ऑन एन एवरेज 25 to 30 डेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद 21 डेज के बाद यहाँ पर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो पूरा स्टार्ट होता है। एंड 45 डेज के बाद यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है और जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगेन 70 to 90 डेज के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स यहाँ पर टाइम लगते हैं फॉर द ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन। दिस इज द कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल जो आरबीआई यहाँ पर लेता है टाइम, ठीक है, अलग अलग इवेंट्स के लिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन की एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है, कब आ सकता है नोटिफिकेशन, वैकेंसीज कितनी हो सकती है। तो इसके अराउंड मैंने वीडियो किया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, मैंने आपको वहां पर एनालिसिस दिया था कि यहां पर देखिए जब जब यहां पर फेज 1 हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो फेज 1 है, नेक्स्ट ईयर जो आपका फेज 2 जो हुआ, नेक्स्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया वो उसी मंथ में आया। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए 2021 में फेज 1 वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, 2022 में नोटिफिकेशन मार्च में आया, ठीक है। देन 2022 का फेज 1 वाज कंडक्टेड इन मई, 23 का जो नोटिफिकेशन दैट वाज रिलीज्ड इन मई, 23 का जो फेज 1 है दैट वाज कंडक्टेड इन जुलाई, 24 का जो नोटिफिकेशन दैट वाज रिलीज्ड इन जुलाई, 24 का जो फेज 1 है वो कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, 25 का जो नोटिफिकेशन दैट वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब यहां पर जो 25 का जो फेज 1 हुआ था दैट वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप ऐसा, मैं एक कोरिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि नोटिफिकेशन आपका 26 को अक्टूबर में आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अक्टूबर थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो पूरा जो साइकिल है वो साइकिल यहां पर बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। सो आई एम जस्ट गिविंग द कोरिलेशन हियर, बट आप यहां पे मान सकते हैं, आप अपने मन में ये मानकर चलिए कि अराउंड इट विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। सो कीप दिस मंथ इन माइंड, आपको यहां पर प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक और कोरिलेशन आपको दिया था, जो मैंने यहां पर दिया था आपको, लगभग यहां पे देखिए फाइनल रिजल्ट जब प्रीवियस ईयर का आता है उसके लगभग 6 मंथ्स के बाद आपका नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है। अगेन यहां पे आप सारे ही केसेस में देख सकते हैं, यहां पर अक्टूबर में आया, यहां पर नेक्स्ट ईयर मई में, यहां पर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट, नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन जुलाई में, यहां पर फेब में, यहां पर 10 सितंबर को नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर अप्रैल में, यहां पर अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट यहां पर रिलीज किया जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड। तो अगेन वो जो मंथ निकल कर आ रहा है वो अक्टूबर ही निकल कर आ रहा है, बट अगेन
I would like to repeat here, this is the correlation that I wanted to show you here. Correlation है, but इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आएगा. I told you कि यहाँ पर आप उसे जुलाई अगस्त तक कंसिडर कर सकते हैं. जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए ताकि यहाँ पे साइकिल जो है बहुत स्मूथ चले. लेकिन अगर नोटिफिकेशन डिले होता है गाइज, उसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन डिले होगा उतना ही आपको प्रिपरेशन करने का, चीजों को रिवाइज करने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो आपको लेकर चलना है कि जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है. इफ डिलेड देन दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर यू. वैकेंसीज की बात करें यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मैंने नोटिफिकेशन अक्टूबर में कोरिलेशन के थ्रू लिखा हुआ था, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि जुलाई अगस्त तक आपको यहां पर कंसीडर करना है, आएगा. ठीक है, अगर डिले होता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. वैकेंसीज की बात करें गाइस, तो वैकेंसीज यहां पे रही हैं 2021, 22, 23, इन 3 इयर्स में यहां पे 200 प्लस वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ है, क्योंकि वहां पर जो पोजीशन है बहुत ज्यादा वैकेंट थी, डिपार्टमेंट्स भी नए स्टार्ट किए गए थे. लेकिन यहां पर आप देखेंगे 24 से वैकेंसीज कम करना चालू कर दिया आरबीआई ने. 66, 25 में 83 यहां पर बढ़ाया गया. ठीक है, 25 में तो बहुत सारे रूमर्स फैलाए गए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज 20-30 रहने वाली हैं, ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आएगा. ठीक है, बट गाइज वी केप्ट टेलिंग यू कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज भी अच्छी रहेंगी. सो 2026 में यहाँ पे गाइज आप 100 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 120 से 150 के बीच में आप यहाँ पर वैकेंसीज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड नंबर. ठीक है, अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की बात करें तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर. ठीक है, तो ये नंबर आपको याद रखना है. तो वैकेंसीज वाइज तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए. ठीक है, राइट. So guys, this is all with respect to this video where we have covered almost all the possible areas which you must know before starting the preparation of RBI Grade B examination. एक कॉमन प्रॉब्लम ये है आरबीआई एग्जाम को लेकर कि यहां पर आपको जो सोर्सेज है बहुत ही सेग्रीगेटेड मिलेंगे, विच मींस इफ आई गिव यू द एग्जांपल फॉर ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अगर आप इनके लिए सोर्सेज रेफर करने जाएंगे तो यू कैन नॉट फाइंड द एंटायर सिलेबस इन अ सिंगल सोर्स. यू हैव टू रेफर मल्टीपल सोर्सेज, उसके बाद उनको फिल्टर आउट करना, देन मॉक टेस्ट को यहां पर अरेंज करना, देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पोर्टल का अरेंजमेंट करना, देन अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करना. ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एंड दैट इज व्हाई हियर कम्स द रेस्क्यू, दैट इज द मेंटोरशिप प्रोग्राम. सो अगर आप हमारे साथ हमारे आरबीआई ग्रेड बी कोर्स में जुड़ते हैं गाइस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी. आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होगा. सो आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन जो मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी, दैट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे वी हैव कम अप विद ओथ ऑफ सक्सेस इनिशिएटिव, जहां पर आप हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेल कर सकते हैं एट जस्ट 7799 विद 12 प्लस 6 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 27th ऑफ जनवरी ओनली. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नबार्ड, सिडबी, सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप हमारे सुपर पैक को अवेल करिए. देयर इज नो नीड टू सब्सक्राइब सेपरेट कोर्सेज फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन. ऑल द पर्पसेज विल बी सर्व्ड हियर एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, एंड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे दिस इज अवेलेबल एट जस्ट 9799 में, अगेन 18 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी के साथ, बट बाय यूजिंग द कोड प्रकाश. एंड ऑल्सो दिस ऑफर इज वैलिड टिल 27th ऑफ जनवरी. ठीक है, 27th ऑफ जनवरी तक ये अगेन वैलिड है. नाउ द क्वेश्चन इसको आपको सब्सक्राइब कैसे करना है. सब्सक्राइब करने के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या सेपरेटली यू कैन विजिट टू टेक्स्टबुक.com ऑल्सो. यहां पर गूगल में जाइए, टेक्स्टबुक टाइप करिए, फर्स्ट नंबर का लिंक विल बी आवर वेबसाइट. वहां पर जाकर यू कैन सी द सुपर कोचिंग ऑप्शन एट द टॉप. क्लिक हियर, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स की लिस्ट आपको दिख जाएगी. यू हैव टू क्लिक ऑन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. वहां पे आपको दिखेगा रेगुलेटरी बॉडी में आरबीआई ग्रेड बी, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सुपर पैक. सपोज अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए जाना चाहते हैं, सो क्लिक हियर, देन यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन. आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना, यू विल गेट टू नो ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेंटोर्स होने वाले हैं, देन फर्दर यहाँ पे डेमो क्लासेस जो आपकी रहने वाली है. ठीक है, देन फर्दर स्टडी नोट्स हो गया, आपके यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए. सारी चीज़ों को गो थ्रू करने के बाद इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन इन दैट केस यू कैन सब्सक्राइब. यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ये देखिए 3 वैलिडिटी आपके पास अवेलेबल है. सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 12 प्लस 6 मंथ, देन आपको यहाँ पर जाना है. यू कैन सी द प्राइस, बट दिस प्राइस यू आर नॉट सपोज टू पे. आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन पर जाना है गाइस. उसके बाद आपको जो भी कोड अप्लाइड है उसे रिमूव करना है, एंड यू हैव टू अप्लाई द कोड प्रकाश विच आई टोल्ड यू. उसको अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द प्राइस जो आपको मैंने बताया था कि आपको
पे करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग 3 ईएमआई फैसिलिटीज भी रहेंगी आपके पास, और या तो आप लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एसोसिएट विथ अस अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बूस्ट करने के लिए, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर कोड प्रकाश, जिसकी हेल्प से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जिसकी हेल्प से आप मुझसे टच में रहेंगे। जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।